अस्सलाम वालेकुम बेटे जी। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टिश्यूज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह से। टिश्यूज़ सबसे पहले देखते हैं कि बेटे जी टिश्यूज़ होते क्या हैं। टिश्यू जो है मेरा बेटा, इसको जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी ये सिमिलर सेल्स के एक जैसे सेल्स के एक ग्रुप होता है जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हम कहते हैं कि टिश्यू कैन बी डिफाइन एज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल का ग्रुप है जो कि एक जैसा सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे आप लोग कहते हैं टिश्यूज़। In a general, when we talk about the human body, then we said that the human body is made up of 4 basic tissues. कि human body जो है वो 4 basic tissues से मिल के बनी हुई है। एक है epithelial tissues, ठीक है, ये epithelial tissue। और बेटे आप देख रहे हैं कि epithelial tissue जो है ये आपस में बहुत टाइटली अटैच हुए हैं, बहुत टाइट अटैच हुए हैं। इनके दरमियान आप देख रहे होंगे बेटे, आपको नज़र आ रहा होगा कि इनके दरमियान बहुत कम मटेरियल प्रेजेंट और एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइट तरीके से, बहुत ही ज़्यादा सख्ती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स के टिश्यूज़ हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को बना रहे होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। फर्दर नेक्स्ट हम 1 बाय 1 इन चारों टिश्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक टिश्यू जो है सॉरी उसकी फर्दर आगे हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। हमने स्टार्ट लेना है बेटे आज एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? इट इज़ द शीट्स ऑफ टाइटली पैक्ड सेल, यानी जो शीट्स हैं टाइटली पैक्ड सेल्स की, वो उन्हें हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। टाइटली पैक्ड सेल्स, ठीक है, क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं ये आपस में बहुत ही टाइटली अटैच हुए हैं, इनके दरमियान बहुत कम मटेरियल प्रेजेंट है और ये जो सेल्स हैं एक दूसरे के साथ बहुत सख्ती से जुड़े हुए हैं। अब मेरे बेटे कहते हैं कि या तो ये शीट्स बनाते हैं, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, या तो इनके सेल्स मिलके शीट्स बनाते हैं या फिर ये ग्लैंड्स बनाते हैं, ठीक है। और जब ये शीट्स बनाते हैं तो क्या होगा कि ये ग्लैंड्स, तो ज़ाहिर बात है कि ग्लैंडुलर सेक्रीशन कर रहे होंगे। और शीट्स की बात करें तो शीट्स में हम देखते हैं कि ये हमारी बॉडी का जो बाहर की सारी आउटसाइड सरफेस है, आपकी बॉडी के बाहर जो आउटसाइड सरफेस है आपकी बॉडी की, उसको एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर करते हैं। उसके साथ साथ मेरे बेटे एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं ये हमारे कुछ ऑर्गन्स को भी लाइन करते हैं। सपोज जिस तरह से आपकी जो इंटेस्टाइन है वो भी इनसाइड लाइन अप होती है एपिथेलियल टिश्यू से, हमारी किडनी के भी पोर्शन जो है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से लाइन अप होते हैं। और मेरे बेटे उसके बाद जो है हमारे इनर ईयर में भी जो है ये एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया मेरे बेटे। और हमारे स्टमक के अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी लाइनिंग मौजूद है, यानी ये हमारे ऑर्गन्स को भी काफ़ी, हमारे ऑर्गन्स को भी लाइन करती है। और साथ साथ ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो बेटे जी कैविटीज़ हैं उनको भी लाइन अप करते हैं। आपकी बॉडी में मेजर कैविटीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो पेरिकार्डियल कैविटी है, यानी हार्ट के आसपास वाली कैविटी, उसे हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। और उसके साथ जो एक और कैविटी है वो प्लूरल कैविटी है, ठीक है। और ये कैविटी जो है ये हमारे लंग्स के बाहर प्रेजेंट होती है। फिर आपकी बॉडी में एक कैविटी है जिसे हम कहते हैं कि पेरिटोनियम कैविटी, जिसे कहते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी भी होती है, और इसको एब्डोमिनल कैविटी को हम लोग पेरिटोनियम बोल रहे होते हैं। ये जो पेरिटोनियम है ये सारी कैविटीज जो आपकी बॉडी में कुछ हैं, जिस तरह से प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियम कैविटी, पेरिटोनियम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाइन अप होती हैं विद एपिथेलियल टिश्यूज़। एंड मेरे बेटे आपकी बॉडी में अक्सर जो ट्यूब्यूल्स हैं, जिस तरह से हमारी एक ट्यूब्यूल्स जो कि बाहर की तरफ फेस कर रही होती हैं। सपोज आपकी नाक के अंदर हमारे वो जो नॉस्ट्रल्स हैं ये क्या है? एक्चुअली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की 2 ट्यूब्स हैं बाहर की तरफ, जिनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी कॉन्टेक्ट है। तो इनको बिलाइन करने वाले जो हैं वो हमारे पास कौन है? एपिथेलियल टिश्यूज़। बाकी आपकी बॉडी में जो दूसरी, जिस तरह से माउथ आपका है, ये भी हमारे क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एक आउटसाइड की तरफ ओपनिंग है, ट्यूब है एक, ठीक है। माउथ और आगे जो एसोफेगस वगैरह, इनको भी लाइन अप करने वाले मेरे बेटे एपिथेलियल टिश्यू ही हैं। और दूसरी के बाद लाइन करना, यानी इनको लाइन करना क्या कहते हैं कि इनको जो जिस तरह से लाइनिंग होती है इनकी, वो सारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। देन मेरे बेटे आपकी बॉडी में और जो ट्यूब्यूल्स, जैसे सपोज आपके जो हैं वो यूरिनेटरी सिस्टम की बाहर आउटसाइड ओपनिंग है, वो वाली ट्यूब्यूल्स भी जो हैं लाइन अप किससे हैं जी? एपिथेलियल टिश्यू से हैं। बाकी आपकी जो ह्यूमन बॉडी में वजाइना होता है, एनस होते हैं, सारी चीज़ें जो हैं
ये मेरे बेटे लाइन किससे की हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से। और हम कहते हैं कि एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये आपस में बहुत क्लोजली ज्वाइंट होते हैं, अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया, और इनके दरमियान लिटिल मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी सेल्स आपस में बहुत टाइट से अटैच हुए होते हैं। सेल्स जो आपस में है ये बहुत ही टाइट, ये सेल्स के आपस में इनको टाइटली ज्वाइन करने के लिए टाइट जंक्शंस मौजूद होती हैं, और ये टाइट जंक्शंस जो हैं क्या कर रही होती हैं, सेल्स को एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली, आपको पता है जंक्शंस जो होती हैं एक सेल से दूसरे सेल में उनको एडहेयर करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ सेल्स में गैप जंक्शन होती हैं, उनके जो है वो गैप्स मौजूद होते हैं आपस में दोनों सेल्स के। लेकिन क्या टाइट जंक्शन में क्या होता है कि सेल्स जो हैं ये आपस में बहुत ही एक दूसरे से टाइटली अटैच होते हैं इन जंक्शंस की मदद से। और मेरे बेटे जैसे हमने कहा कि हमारी बॉडी के बाहर सारी सरफेस पे जो स्किन है वो भी एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, तो ये वो जो स्किन है हमारे पास वो एक्ट कर रही है एज बैरियर के तौर पर, ना सिर्फ बैरियर के तौर पर एक्ट कर रही है बल्कि बॉडी में बाहर से आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं उनके लिए भी, और जो बाहर हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो हैं उनके लिए भी एक बैरियर के तौर पर काम कर रही है और उनको अंदर दाखिल होने से रोकती है। उसके बाद बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड वगैरह मौजूद हैं वो इन्हीं एपिथेलियल टिश्यू यानी बाहरी स्किन की मौजूदगी की वजह से बाहर की तरफ रिलीज आउट नहीं हो सकते। देन प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट, जाहिर बात है बाहर की तरफ प्रेजेंट है, बैरियर के तौर पर भी एक्ट कर रही है, और बॉडी के जो अंदर वाले ऑर्गन्स हैं उनको मैकेनिकल इंजरी वगैरह से भी, चोट वगैरह से भी बचाती है। अब देखें बेटे जी, या तो अगर बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं, बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है, तो वो जो अंदर वाली एक सरफेस होगी सेल्स की, वो एक तो वो सरफेस होगी जो फ्री एंड होगी, ठीक है, जो अंदर बॉडी के फ्लूइड वगैरह को फेस कर रही होगी, और एक वो सरफेस होगी जो कि बाकी तमाम बॉडी की जो और लेयर्स मौजूद हैं उनके साथ कनेक्ट कर रही होगी, ठीक है। कहते हैं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होती है बेटे, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स मौजूद होती हैं। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसे मेरे बेटे एक डेंस लेयर, बहुत ही थिक लेयर कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे सेंस लिखा है, डेंस लेयर एक्चुअली एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बहुत ही थिक सी लेयर होती है, इसके ऊपर सारे एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो मौजूद होते हैं। और यही जो डेंस लेयर है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की, जिसे आप बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहे हैं, यही जो लेयर है ये एपिथेलियल सेल्स को बाकी जो नीचे वाली अंडरलाइन टिश्यूज होते हैं, मिसाल के तौर पर कनेक्टिव टिश्यू जो होती हैं, उनसे कनेक्ट करती है। उनसे जोड़ने वाली चीज़ कौन सी है, अटैच करने वाली चीज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सेल जितने भी हैं वो बेस पे किस चीज़ से अटैच है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। तो मेरे बेटे वो हमारी बॉडी के जो बाहर वाले सेल, जिस तरह सपोज हमारी स्किन है या हमारी ये जो ट्यूब्यूल्स है जिन्हें हमने कहा कि भी आपकी जो एपिथेलियल टिश्यूज ने लाइन किया हुआ है, तो वो वाली सारी सरफेसेस जो हैं वो एयर से एक्सपोज हो रही हैं, लेकिन जो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है वो बॉडी के फ्लूइड वगैरह से उनका आमना सामना हो रहा है। देन फंक्शन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, आपको नेम से पता चल रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है हमने कहा कि या तो बॉडी में मेम्ब्रेनस शीट्स बनाएंगे या फिर बॉडी में यहाँ कुछ ग्लैंड्स वगैरह बनाएंगे। तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कि एक तो ग्लैंड से हो गया कि जी कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगी, और सेकंड किस तरह से है कि एपिथेलियल सेल एब्जॉर्ब मटेरियल लाइक द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स। बट अभी हमने कहा कि आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको ये लाइन अप करती है एपिथेलियल टिश्यू, तो वहाँ पे ये क्या कर रही होती है, एब्जॉर्प्शन की मदद कर रही होती, एब्जॉर्प्शन में मदद कर रही होती है। बेटे जी यू नो वेरी वेल कि आपकी इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर माइक्रोवेलाई मौजूद होते हैं। माइक्रोवेलाई एक्चुअली क्या करते हैं कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल जो है ये वहाँ पे जो इनकी लाइनिंग मौजूद होती है वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रही होती है। किडनी के अंदर भी ये मटेरियल की ट्रांसपोर्ट वगैरह में रोल प्ले कर रही होती है। बाकी स्वेट ग्लैंड्स से हम, ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे जिसमें से पसीना वगैरह रिलीज होता है, ऐसे ग्लैंड्स में भी एपिथेलियल टिश्यू जो है वहाँ पे एक्सक्रीशन वगैरह में रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि बेटे जी एपिथेलियल टिश्यू जो है ये या तो मेम्ब्रेनस शीट की फॉर्म में होते हैं या ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की फॉर्म में होते हैं, हम ग्लैंड्स बनाते हैं। तो जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या करते हैं, बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर की एक्सक्रीशन आउट की में भी रोल प्ले कर रहे होते हैं और हमें प्रोटेक्शन देते हैं। जिस तरह हमारी स्किन है, अभी अपने पीछे बात की कि आपको मैकेनिकल इंजरी वगैरह से बचा रही होती है और इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से, तो हम क्या कहते हैं कि फ्लूइड लॉस से भी बचाती है, तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। अब मेरे बेटे इसके अंदर
ऐसे नर्व सेल्स होते हैं जिनके पास इनके पास ऐसे नर्व सेल्स होते हैं जो कि सेंस वगैरह कर रहे होते हैं बाहर से जो आने वाली सेंसरी स्टिमुलाई हैं उनको। मिसाल के तौर पर हमारी टंग के अंदर, ज़बान में जो टंग टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करके बताते हैं कि जो हम फूड खा रहे हैं उसका जायका कैसा है। ठीक है, बाकी बेटे जी ये हमारी टंग में मौजूद होते हैं, जहाँ पे ये टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो एक्चुअली हमारी टंग में क्या है कि वो भी जनाबेले जिस तरह से टेस्ट बर्ड हमारी टंग में, ये भी क्या एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग में ही जो है वो नर्व सेल्स ऐसे मौजूद हैं। इनके पास एपिथेलियल टिश्यू में ऐसे नर्व सेल्स होते हैं जो कि सेंस वगैरह कर रहे होते हैं हमारे पास जो स्टिमुलाई वगैरह। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह से टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग में, वो क्या करती हैं कि डिटेक्ट कर रहे होते हैं कौन सा फूड हमने खाया, तो जी फूड जो है वो कैसा टेस्ट में है, मीठा है, खट्टा है, किस तरह का है। बाकी बेटे जी आपके अभी हमने कहा कि ट्यूब्यूल्स वगैरह की भी लाइन करते हैं, तो उसमें जिस तरह से हमारे नोज़ का एरिया जो है, नोस्ट्रिल वगैरह, वो क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी ये इनका क्या फंक्शन है कि वहाँ पे भी ये सेंस कर रहे होते हैं स्मेल वगैरह को कि कैसी स्मेल है, अच्छी है, बुरी है। तो ये जो इनके अंदर ऐसे हैं कि स्मेल के में भी ये हमें हेल्प कर रहे होते हैं किस तरह से डिटेक्ट करने में, क्योंकि इनका जो सेंसरी फंक्शन है वो यही है कि टंग में ये क्या कर रही है, टेस्ट वगैरह को हमें बता रहे हैं, और जो हमारी नोज़ के अंदर प्रेजेंट है वहाँ ये स्मेल वगैरह को डिटेक्ट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल लेयर, ये मेरे बेटे अब डिवीजन की बात की जा रही है कि अगर आप नंबर ऑफ सेल लेयर की बात करें कि एक टिश्यू के अंदर कितनी सेल लेयर मौजूद हैं, कितनी सेल्स की लेयर मौजूद हैं, तो उस बेस पे आप इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। और अगर आप बात करें कि शेप ऑफ सेल के सेल जो हैं उस टिश्यू के अंदर सेल्स की शेप कैसी है उनकी फ्री सरफेस पे, तो फिर इन्हें भी मज़ीद आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले हम वो 3 क्लासेस देख लेते हैं, या वो 3 जो है इसकी क्लासिफिकेशन में वो 3 कैटेगरीज देख लेते हैं जो कि डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर, सेल की कितनी लेयर मौजूद है। एक है मेरे बेटे सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के मतलब होगा जहाँ पे सिंपल एपिथेलियम आएगी, यानी ऐसी एपिथेलियम जिसकी सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होंगे जिसमें। अगर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इसका मतलब है कि मल्टीपल टायर्स ऑफ सेल्स यानी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स मौजूद हैं। लेकिन अगर सिडो स्ट्रेटिफाइड, सिडो का मतलब फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगी तो उसका मतलब ये होगा कि है तो वो सिंगल लेयर, ठीक है सिडो का मतलब फॉल्स है ना, स्ट्रेटिफाइड तो है सिंगल लेयर, लेकिन हमें हमें स्ट्रेटिफाइड महसूस हो रही है क्योंकि सेल जो है उनकी आपस में लेंथ जो है वो एक जैसी नहीं है, उनकी आपस में लेंथ मुख्तलिफ होने की वजह से सिडो स्ट्रेटिफाइड जो है वो हमें स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टी लेयर अपीयर्ड होती है, लेकिन ओरिजिनल क्या है कि इट इज़ सिंगल लेयर्ड। देन ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, सेल की शेप कैसी है तो इनको फर्दर आगे 3 में डिवाइड किया जाता है। आपको यहाँ डायग्राम से ज़्यादा इजीली समझ आएगा। सिक्वेमस, सिक्वेमस का मतलब होता है जिस तरह से फ्लैट फ्लोर टाइल्स होती हैं हमारी, जिस तरह से हमारे ये जो फर्श की बिल्कुल फ्लैट टाइल्स होती हैं, इस तरह की कैटेगरी को अगर सेल की शेप हो तो उसे हम कहते हैं कि ये सिक्वेमस एपिथेलियम है। अगर मेरे बेटे सेल जो है वो क्यूब की शक्ल में हो, जिस तरह से ये आपको एक क्यूब दिखाया गया है, तो हम कहते हैं कि सेल्स जो हैं वो क्या हैं, क्यूबॉइडल इन शेप हैं। लेकिन अगर सेल जो हैं वो इलॉन्गेटेड हों, लंबे से हों, उनकी लेंथ ज़्यादा हो, विड्थ उनकी कम हो, यहाँ आप देख रहे हैं लेंथ भी उतनी है, विड्थ भी उतनी है। यहाँ क्या है कि सेल की लेंथ ज़्यादा इलॉन्गेटेड है और उनकी विड्थ कम है, तो ऐसे सेल्स को हम लोग कॉलमनर सेल्स कहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। बेटे जी इन दोनों की जो ये बेसिस हैं, सेल की शेप भी और सेल की लेयर भी, कि कितनी सेल की लेयर मौजूद है, इनको मिला के हमारे पास जो आगे फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं एपिथेलियम के। हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते जाते हैं। सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम, यानी सिंपल का मतलब है कि सेल की सिंगल लेयर मौजूद होगी और सेल जो है एपिथेलियम में वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और सिक्वेमस का मतलब है कि फ्लैट यानी फ्लैटेंड सेल्स होंगे। और ये जो फ्लैटेंड सेल्स हैं ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। इन फ्लैटेंड ये एक सिंगल लेयर सेल की मौजूद है, ठीक है, ये पिंक वाली, और इनमें डिस्क शेप न्यूक्लियस है, सेंट्रल डिस्क शेप न्यूक्लियस है। अब मेरे बेटे ये वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसकी हम बात कर रहे थे, और आप देख रहे होंगे कि यही बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है नीचे वाले मौजूद सेल से इस एपिथेलियम के जो सेल्स हैं इनको कनेक्ट कर रही है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है मेरे बेटे, इसके ऊपर तमाम एपिथेलियल सेल जो हैं वो मौजूद होते हैं, और यही है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इन्हें नीचे वाले टिश्यू से एपिथेलियम को कनेक्ट करती है।
इनकी बात करें ये लोकेशन कहाँ पे है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो दे आर प्रेजेंट इन द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो एयर सैक्स हैं वहाँ मौजूद होते हैं। किडनी के ग्लोमेरुला, किडनी के आपको पता है कि ग्लोमेरुलस पोर्शन होता है, उसके आसपास बोमेन कैप्सूल होता है। ग्लोमेरुलस एक्चुअली फिल्ट्रेशन ब्लड की कर रहा होता है, और तकरीबन एक एस्टिमेट के मुताबिक कहते हैं कि आधे घंटे या घंटे के अंदर जो तकरीबन आधा कप या कप ऑफ ब्लड जो है उसको ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्टर कर देता है। किडनी के ग्लोमेरुलस में भी ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मौजूद होते हैं। और लाइनिंग ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट को लाइन करने में, ब्लड वेसल्स को लाइनिंग करने में और लिम्फेटिक वेसल्स को लाइनिंग करने में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है यही लाइन कर रहे होते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स बेटे जी, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारी बॉडी में, उसकी वेसल्स को हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। बेटे जी आपकी जो कैपिलरीज वगैरह हैं इनमें से क्या होता है कि जब ब्लड जो है वो फोर्स से, प्रेशर से मूव करता है तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं उनके पोर से बाहर मूव कर जाते हैं। और फिर ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये एक्चुअली उन तमाम मटेरियल को, जो कि फूड ज़रूरी मटेरियल को जो कि ब्लड से बाहर निकल गया है, ब्लड की वेसल से बाहर निकल के उस सारे को इकट्ठा करके वापस ब्लड में डालने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। तो बेटे जी ये जो सेल्स हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एयर सैक्स ऑफ द लंग्स में, ये जो टिश्यूज हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, किडनी के ग्लोमेरुला में, हार्ट की लाइनिंग में, ब्लड वेसल्स में और लिम्फेटिक वेसल्स में। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये मटेरियल का पासेज जो है उसके डिफ्यूजन के थ्रू और फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है मटेरियल के पासेज को अलाउ करते हैं, मटेरियल के पासेज को मुमकिन बनाते हैं थ्रू डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट कैटेगरी इज द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल मीन सिंगल लेयर ऑफ द टाइटली पैक्ड सेल्स, लेकिन क्यूबॉइडल का मतलब है कि क्यूब शेप्ड के सेल्स होंगे। इनके लोकेशन की बात की जाए तो ये किडनी के ट्यूब्यूल्स में मौजूद होते हैं, किडनी के ट्यूब्यूल्स में, ओवरी की सरफेस पे मौजूद होते हैं और कुछ डक्ट्स में और स्मॉल ग्लैंड्स में ये मौजूद होते हैं। अब ये आपके पास डायग्राम दिखाई गई है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ये आप देख रहे हैं क्यूबॉइडल सेल्स मौजूद हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और है क्या, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है लेकिन क्यूब शेप में है। इनका फंक्शन क्या है कि जिस तरह से किडनी ट्यूब्यूल्स में है और उसके बाद ये कि कहाँ मौजूद है, डक्ट्स में, स्मॉल ग्लैंड्स में, तो ये सिक्रीशन के साथ रोल प्ले कर रहे होंगे और एब्जॉर्प्शन में कुछ मटेरियल को सिक्रीट कर रहे होंगे और कुछ मटेरियल की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहे होंगे। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल मीन सिंगल लेयर, कॉलमनर मीन इलॉन्गेटेड सेल्स, यानी इलॉन्गेटेड सेल्स की जिनकी लेंथ ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में सिंगल लेयर तो सेल की मौजूद होती है लेकिन वो सेल जो हैं दे आर इलॉन्गेटेड। लोकेशन की बात की जाए तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है कि तमाम जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बेसिकली आपके स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन, ऐसी चीज़ें आती हैं तो उनको लाइन करने के लिए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो उन्हें लाइन करते हैं। गॉल ब्लैडर को भी लाइन करते हैं बेटे जी। गॉल ब्लैडर आपको पता है लिवर के साथ, जिसे हम उर्दू में पित्ता भी कहते हैं, आपके लिवर के साथ गॉल ब्लैडर जो है ये मौजूद होता है। और गॉल ब्लैडर जो है मेरे बेटे बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रीशन, ज़्यादातर लिपिड की डाइजेशन वगैरह के लिए जो है वो हमारे पास बाइल प्रोड्यूस करता है और वो जो बाइल है उसको ले के आने वाला, इसमें स्टमक के अंदर उसको सिक्रीट करने वाली बाइल डक्ट होती है जो कि बाइल गॉल ब्लैडर से बाइल की सिक्रीशन को लेके आके सिक्रीट करती है। ये सिक्रीशन बेटे जी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लिपिड वगैरह की उसके अंदर डाइजेशन में। और जिन लोगों में मेरे बेटे गॉल ब्लैडर को में स्टोन्स की वजह से, गॉल ब्लैडर में कुछ लोगों में गॉल ब्लैडर को स्टोन की वजह से भी रिमूव कर दिया जाता है, और जिन लोगों में गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है फिर उनको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर कहे जाते हैं कि उन्होंने एक स्पेसिफिक किस्म का फूड खाना है ताकि वो जो गॉल ब्लैडर से एंजाइम रिलीज़ नहीं हो रहे या बॉडी में मौजूद ही नहीं है तो वो जो सारी कंडीशन है वो कंपनसेट हो सके। एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड, और कुछ ग्लैंड्स की जो एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं उनमें भी ये मौजूद होते हैं। मेरे बेटे ग्लैंड्स आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो होते हैं उनको डक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और डायरेक्टली जो है मेरा बच्चा अपनी सिक्रीशन जो है उसे ब्लड में रिलीज़ कर रहे होते हैं। बट इन कंपेरिजन विद द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स। ये डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स होते हैं, इनको ज़रूरत होती है किसी डक्ट की जो कि इनकी सिक्रीशन जो है वो ब्लड में रिलीज़ करे।
ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपकी पेनक्रियाज जो है ये क्या है, पेनक्रियाज के अंदर क्या हो रहा था, पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन किस तरह से कि ये पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो जाके रिलीज करती है, किधर जाके रिलीज कर रही होती है फिर बेटे इंटेस्टाइन में, ताकि वहाँ पे जाके फूड की अच्छे से डाइजेशन वगैरह हो जाए। तो और बाकी बेटे जी आपको पता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टमक वगैरह में जो एपिथेलियम की लेयर है वो क्या कर रही होती है, वहाँ पे एपिथी आपको पता है कि स्टमक के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जो कि खास सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, म्यूकस सेल्स भी हैं, और वहाँ पे HCl की सिक्रीशन वगैरह भी की जा रही होती है, जाइमोजन सेल्स वगैरह जो हैं। और मेरे बेटे वो जो सेल्स हैं वो सिक्रीशन भी करते हैं, और बाकी जब फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो ना सिर्फ एब्जॉर्प्शन में बल्कि एंजाइम सिक्रीशन में भी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स जो हैं ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हेयर इज द डायग्राम ऑफ द सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। आप देख रहे हैं कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके बाद अभी हमने कहा कि कॉलमनर सेल्स वो जो कि एलोंगेटेड सेल्स हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा है और विड्थ उनकी कम है। अब ये मेरे बेटे वो गॉबलेट सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स जो कि ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो कि सिक्रीशन वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी सेल जो हैं दे आर नॉन ग्लैंडुलर, ये ग्लैंडुलर नहीं है, ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं। ठीक हो गया। अब मेरे बेटे ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस देख रहे हैं आप बेस के ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट जो है मेरे बेटे सिडो मतलब क्या है कि फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, यानी जिसके अंदर आपको अपेयर हो मल्टी लेयर के तौर पर सिलिएटेड सीलिया भी मौजूद हो, और सेल कौन से हों, कॉलमनर सेल्स हों। ठीक है, कॉलमनर सेल्स कौन से, जो कि एलोंगेटेड हों। ठीक है मेरे बेटे। अब इसको अगर डिफाइन करेंगे, मैंने आपको इसका लैदा मतलब बताया, सिडो मतलब फॉल्स एंड द स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्स होंगे, यानी फॉल्स मल्टी लेयर प्रेजेंट एंड सिलिएटेड है कॉलमनर एपिथेलियम में, यानी अ टफ्ट ऑफ, अब इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं अ टफ्ट ऑफ सीलिया, एक सीलिया का गुच्छा जो है वो प्रेजेंट है टॉप ऑफ ईच कॉलमनर सेल में। यानी ये जो कॉलमनर सेल्स हैं, कॉलमनर सेल्स ऐसी एपिथेलियम में जो कॉलमनर सेल्स हैं उनके ऊपर सीलिया का एक गुच्छा मौजूद है, लेकिन ये हैं क्या, सीडो स्ट्रेटिफाइड है, यानी ये है क्या आपको सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, मल्टी लेयर नहीं है, लेकिन आपको नज़र इस तरह से आती है जिस तरह से ये मल्टी लेयर हो, और सेल जो कॉलमनर सेल्स हैं उनके ऊपर सीलिया का एक गुच्छा मौजूद है, एक्सेप्ट फॉर द गोबलेट सेल्स। जो अगर इस एपिथेलियम में जितने भी गोबलेट सेल्स हैं जो कि ग्लैंडुलर सेल्स हैं उनके अलावा वाले तमाम सेल्स पे सीलिया मौजूद होंगे, उन पे सीलिया मौजूद नहीं होंगे बिकॉज दे आर सेक्रेटरी इन नेचर। यहाँ पे आपके पास डायग्राम है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारे पास, ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये आप देख रहे हैं कि एलोंगेटेड सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब एलोंगेटेड सेल्स में ये कौन से सेल्स हैं जी, ये वो गॉबलेट सेल्स हैं जिनके ऊपर सीलिया आप देख रहे हैं नहीं मौजूद, लेकिन बाकी जो दूसरे सेल्स हैं जो कि नॉन ग्लैंडुलर हैं उनके ऊपर सीलिया मौजूद हैं। और ये सारा जो आपको ये ग्रीन कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं दे आर सीलिया। लोकेशन की बात करें, दे लाइन द ब्रोनकाई, ब्रोनकाई कहाँ होते जी, आपके जो लंग्स वगैरह हैं वहाँ पे ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया के विंड पाइप, उसके आगे फर्दर जाके जो है वो डिविजन्स होके वहाँ पे आपके पास लंग्स में ब्रोनकाई जो होते हैं उनमें उनको भी लाइन कर रहे होते हैं यूट्राइन ट्यूब्स, आपकी जो हमारी जो यूट्रस है उसकी ट्यूब जो कि जिसे हम ओविडक्ट भी, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कह रहे होते हैं। ठीक है, यूट्रस जो है मेरे बेटे वो थ्रू ट्यूब्स जो हैं वो ओवरी के साथ कनेक्टेड होती है, और उन ट्यूब्स को हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स या यूट्राइन ट्यूब्स कहते हैं। और कुछ रीजन जो है हमारी यूट्रस के उसके अंदर भी ये वाले सेल वो एपिथेलियम जो है ये मौजूद होती है। फंक्शन की बात करें, प्रोपेल्स म्यूकस, जिस तरह से क्या होता है ट्रैकिया में ये प्रोपेल्स म्यूकस को भी आगे सीलियन जो है मेरे बेटे वो मुसलसल बीट करते रहते हैं, और उनके बीटिंग की वजह से जो एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह आगे मूव करती जाती है। तो ना सिर्फ ये म्यूकस को आगे मूव करती हैं, ठीक है, बल्कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स वगैरह जो होते हैं वो भी थ्रू सीलरी एक्शन जो है वो आगे मूव करते हैं। आपको पता है बेटे जी फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो जाके फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि यूट्रस के अंदर उसको इम्प्लांट करना होता है, वो जो हमारे पास जो जाइगोट होता है उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करना होता है, और फिर वहाँ पे क्या है कि ये जो सीलिया जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स को आगे मूव करने में मदद कर रहे होते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी इट इज़ द स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम, यानी सेल्स कौन से हैं, सिक्वेमस बिल्कुल फ्लैट
जो है वो आपके पास सेल्स हैं, लेकिन क्या है, स्ट्रेटिफाइड है, यानी मैनी सेल लेयर्स मौजूद हैं। ये आपके सामने डायग्राम है बेटे जी, ये देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास ढेर सारी लेयर्स में सेल्स मौजूद हैं, और ये सेल जो हैं ये फ्लैट सेल्स हैं। इनके लोकेशन की बात करें तो ये जो फ्लैट सेल्स हैं ये लाइन कर रहे होते हैं हमारे एसोफेगस को। जो एसोफेगस क्या है, माउथ से आगे मेरे बेटे जो ट्यूब जो कि आपके फूड को लेके जाती है आपके स्टमक तक, उसे हम एसोफेगस बोलते हैं। एसोफेगस को लाइन करती है, माउथ को लाइन कर रही है, मुंह का अंदर का एरिया सारा लाइन कर रही है, वेजाइना को लाइन कर रही है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो ये हमारे जो अंडरलाइन टिश्यूज होते हैं, अंडरलाइन टिश्यूज, उनको एब्रेशन वगैरह से, रगड़ वगैरह से बचा रहे होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है कि ये हमारे जो अंडरलाइंग टिश्यूज हैं, जो इनसे नीचे टिश्यूज मौजूद होते हैं, उनको क्या कर रहे होते हैं, एब्रेशन वगैरह से बचा रहे होते हैं। बाकी नेक्स्ट जो लाइन है, कैरेटिनाइज्ड वेराइटी लाइन द सरफेस ऑफ द स्किन, इसको अभी हम नेक्स्ट जाके आगे डिस्कस करते हैं मेरे बेटे। ये जो एसोफेगस को लाइनिंग है, माउथ वेजाइना, ये नॉन कैरेटिनाइज्ड एरिया, क्योंकि इन्होंने बॉडी के बाहर का एरिया जो है, एयर वगैरह जो है वो, अब हमारा मुंह जो है उसके बाहर लिप्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो सारे एरियाज होते हैं इनका डायरेक्टली बाहर एयर से एक्सपोज आउट तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनका डायरेक्टली वहाँ पे इन्हें कैरेटिन वगैरह की, कैरेटिन प्रोटीन वगैरह की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं हो रही होती, ज़रूरत नहीं मौजूद होती मेरे बेटे। इसको जाके हम आगे फर्दर नेक्स्ट स्टाइल में, नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड्स, उनमें इसे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा यहाँ आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है ट्रांजिशनल एपिथीलियम की, तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है ये भी स्ट्रेटिफाइड ही है हमारे पास, यानी ट्रांजिशनल एपिथीलियम, इसको हम देखते हैं। ट्रांजिशनल एपिथीलियम क्या है कि दिस काइंड ऑफ एपिथीलियम, इस तरह की जो एपिथीलियम है ये लाइंस ऑर्गन करती है विच इज़ डिस्टेंसिबल, फॉर एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर। ये आपने मेरे बेटे अब इस बात को इस तरह से समझना है कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम जो है, ये जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है होती है इस तरह से है। आप देख रहे हैं स्ट्रेटिफाइड हमें अपेयर हो रही है, स्ट्रेटिफाइड अपेयर हो रही है, क्या है कि सेल्स की काफ़ी ज़्यादा लेयर मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम भी। मेरे बेटे ये जो ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में मौजूद होती है। वहाँ पे आप देखें ये नहीं होता बेटे जी जब आपको यूरिन आए तो एक ड्रॉप अगर यूरिन का बन गया तो हम फ़ौरन जाके उसे एक्सक्रीट आउट कर सकें, ऐसे नहीं होता, बल्कि बेटे एक अमाउंट जो है वो स्टोर होती जाती है और फिर एक टाइम होता है कि हम जाके उसे रिलीज़ करके आते हैं। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके अंदर ये ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम जो है ये मौजूद होती है, और वहाँ पे जैसे जैसे यूरिन स्टोर होता जाता है तो इसके सेल जो हैं वो स्ट्रेच होते जाते हैं, उनमें तनाव आता जाता है। जब उन सेल्स में मेरे बेटे तनाव आ जाता है तो उसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर की सेल्स की बात करें, जब उनमें तनाव आ जाता है मेरे बेटे तो वही जो हमें ढेर सारी लेयर्स जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं, वही लेयर जो है वो तनाव की वजह से हमें कम नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और जब डिस्टेंसिबल का मतलब है कि जब बॉडी में से उस यूरिन को रिलीज़ कर दिया जाता है तो हमारे सेल जो हैं ये डिस्टेंसिबल, ये वो वाली स्टेज है जब आपके सेल्स में तनाव आता है, और ये वो है कि जब यूरिन रिलीज़ कर दिया जाए तो यूरिन के वो यूरिनरी ब्लैडर के सेल्स जो हैं वो आपस में रिलैक्स फॉर्म में आ जाते हैं, अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में आ जाते हैं, और उनमें तनाव जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि सेल्स जो है मेरे बेटे वो नॉर्मली प्रेजेंट हैं, जब यूरिन प्रोड्यूस होता जाता है तो उनमें तनाव आता जाता है। सेल जो है जाहिर बात है यूरिन को भी स्पेस देनी होती है, तो वो जो सेल्स हैं उनमें एक तनाव सा आता जाता है, और उसे हम कहते हैं कि जब स्ट्रेच्ड फॉर्म में हमें ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम नज़र आती है तो उसमें क्या होता है कि सेल जो हैं की लेयर्स हमें कम नज़र आती हैं। लेकिन जब एम्प्टी यूरिन होता है, यूरिन को रिलीज़ कर दिया जाता है, वो स्ट्रेचिंग सारी ख़त्म हो जाती है, अनस्ट्रेच्ड फॉर्म में होते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके सेल जो हैं वो आपको वहाँ पे मल्टी लेयर्स नज़र आ रही होती हैं। ये बेटे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। देन स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम, ये आप अपने बात समझने, जो वो उधर बात की थी कि वो जो एसोफेगस वेजाइना और वहाँ पे कैरेटिनाइज्ड नहीं है, वो नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम है। स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम क्या है कि इट इज़ अ मल्टी लेयर्ड एपिथीलियम। ये मल्टी लेयर्ड एपिथीलियम है स्ट्रेटिफाइड होने की वजह से। जिस तरह से स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम होती है सेम उसी तरह से ही है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर है स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम में, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे सबसे ऊपर हेयर द टॉप मोस्ट लेयर इज दैट ऑफ कैरेटिन। यहाँ पे इस टिश्यू के अंदर जो सबसे मोस्ट ऊपर की लेयर होती है वो
कैरेटिन लेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये कैरेटिन क्यों मौजूद है, कैरेटिन एक प्रोटीन है ना, तो इस एपिथेलियम के अंदर ये यहाँ पे इस एपिथेलियम में जैसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, यहाँ ये ऊपर सबसे लेयर क्यों कैरेटिन की मौजूद है, ये इसलिए मौजूद है बेटा जी कि अगर यहाँ पे कैरेटिन की लेयर ना मौजूद हो बॉडी के सबसे बाहर आउट सरफेस पे, तो फिर क्या चांसेस हैं कि वाटर जो है वो बॉडी से इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। जब आप सन वगैरह में, गर्मी वगैरह में खड़े हों, अगर हमारी स्किन के ऊपर ये जो बाहर है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम में इसकी दो टाइप्स होगी ना, एक तो कैरेटिनाइज्ड वाली, एक नॉन कैरेटिनाइज्ड वाली। नॉन कैरेटिनाइज्ड वाली कहाँ है, हमारे मुंह में, वजाइना में और ऐसी जगहों पे, तो बेटे जी उनका डायरेक्टली बाहर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हमारी जो कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, ये हमारी बॉडी, इसके ऊपर क्या होता है कि कैरेटिन की लेयर इन स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम में, इस केस में कैरेटिनाइज्ड वाले केस में बाहर कैरेटिन की लेयर मौजूद है। वो कैरेटिन की लेयर क्या कर रही होती है कि वाटर को इवेपोरेट होने से बचाती है। चाहे हम बाहर सूरज में भी खड़े रहें तो हमारे बॉडी से वाटर जो है वो इवेपोरेट नहीं करता, हमें पसीना वगैरह आता है, लेकिन हमारी ऐसे नहीं होता कि बॉडी से तमाम के तमाम फ्लूइड जो है वो इवेपोरेट करने लग जाए। और नॉर इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी एज वाइल स्विमिंग, यानी जब क्या होता है कि स्विमिंग वगैरह में होता है, क्योंकि तो बॉडी में क्या होता है कि ये नहीं होता, अगर ये लेयर ना मौजूद होती तो जब हम बॉडी में, जब हम स्विमिंग वगैरह कर रहे होते तो क्या होता कि हमारी बॉडी में वाटर एंटर होता जाता। तो ये कंडीशन दोनों लेते हैं, ना बॉडी से ज़्यादा वाटर का लॉस करना, ना बॉडी में वाटर का ज़्यादा एंटर होना, ठीक है, स्विमिंग वगैरह के दौरान। तो ये सब चीज़ें मेंटेन की जाती हैं, ये सब चीज़ों में बैलेंसिंग जो है वो इस कैरेटिनाइज लेयर की वजह से मौजूद है, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम में कैरेटिन की लेयर जो इन स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम के बाहर मौजूद होती है, ये वाटर की एंट्री सेल में बॉडी में और वाटर की एक्स्ट्रा जो बॉडी से रिमूवल होता है उन दोनों को जो है वो उन दोनों को अलाउ नहीं कर रही होती। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी स्किन की एपिडर्मिस, हमारी स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर बेटे जी, आप देखते हैं कि वो हमारे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है और आउटर कवरिंग भी है हमारी बॉडी की। तो मेरे बेटे इट्स जस्ट ऑल अबाउट द एपिथेलियम, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपने उसको जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं।